राघव इंग्लैंड से वापस आ रहा था। बड़े पापा के ऐलान के बाद पूरे परिवार की लड़कियों में हलचल मच गई थी। किसी ने पार्लर जाना शुरू कर दिया और किसी ने अंग्रेजी सीखने के लिए डिक्शनरी खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। आखिरकार वह खानदान का हैंडसम और डेशिंग हीरो था, जो शादी करने के लिए इंग्लैंड से सीधे इंडिया आ रहा था। लेकिन इन सब के बीच रेखा की शामत आ गई थी। वह तो गांव से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने का सपना लेकर अपने मामा के घर आई थी, पर उसकी दोनों चालाक मामियों ने उसे पूरी तरह से किचन की नौकरानी बना दी थी। राघव के घर आने से सचमुच घर में चारों तरफ रौनक आ गई थी। बहुत ही टेस्टी और लजीज खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए जब राघव किचन में आया, तभी राघव की नजर जमीन पर बैठी मासूम और खूबसूरत लड़की रेखा पर पड़ी, जिसने आम की प्लेट अपने गोद में रखी हुई थी। जमीन पर बैठी वह लड़की रेखा जब उसने राघव को देखा तो वह पलक झपकना ही भूल गई। अरे रेखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ और जया के लिए नाश्ता बनाओ। बच्ची अब उठने वाली है, उसकी मामी ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा। रेखा बोली, पर मामी, मेरी तो अभी क्लास है। रेखा ने धीरे से कहा, अरे तो क्या हुआ, क्लास थोड़ी ना भागे जा रही है। अगर तुम्हें 5-10 मिनट की देरी हो जाएगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। इतने में उसकी छोटी मामी भी आ जाती है और कहती है, जाओ पहले बच्ची का नाश्ता बनाओ। यह कहते हुए अपनी जेठानी का साथ देती है। रेखा धीमी आवाज में जी मामी कहकर अपने नाश्ते का प्लेट नीचे रख देती है और नाश्ता बनाने चले जाती है। रेखा के दोनों मामा वहीं पर बैठे होते हैं, पर उन दोनों में इतनी भी हिम्मत न थी कि वह कह सके कि कम से कम नाश्ता तो कर लेने दो उसे। रेखा ने जल्दी से नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया। घड़ी की ओर देखा तो क्लास शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। रेखा ने अपनी निराश नजर अपने खाने की प्लेट पर डाली। फिर वह अपना बैग उठाकर घर से बाहर आ गई। रिक्शा लेकर जब वह कॉलेज पहुंची तो फिर भी उसे 10 मिनट की देरी हो चुकी थी। क्लास में घुसते ही सर ने उसे खूब डांटा, जिसे वह अपनी आंसू पीते हुए चुपचाप सुनती रही और जाकर अपनी दोस्त रानी के पास बैठ गई। क्लास खत्म होने के बाद जब सर चले गए तब रानी ने गुस्से से कहा, आज फिर तुम्हारी जालिम मामियों ने ही देर कराई होगी, है ना? रेखा ने मुस्कुराकर अपनी फ्रेंड को देखा। वह ना बोलना चाहती थी, पर ऐसा ना कर पाई, क्योंकि रानी उसके बारे में सब कुछ जानती थी। रानी ने कहा, तुम अपनी माँ से क्यों बात नहीं करती हो? इन सब के बारे में रानी ने रेखा की तरफ गंभीरता से देखते हुए पूछा। छोड़ो रानी, मम्मी ने बड़ी मुश्किल से पापा से परमिशन दिलवाई थी कि मैं शहर आकर पढ़ सकूं, और वह भी इस शर्त पर कि मैं सिर्फ अपने मामा के घर रहूंगी। अगर मैं मना कर देती तो मेरे पापा मुझे यहाँ कभी नहीं भेजते। दूसरी बात, मैं उन्हें कोई टेंशन देना नहीं चाहती, रेखा ने सादगी भरे अंदाज में कहा। रानी ने नाराजगी में सिर हिलाया। तुम्हारे मम्मी पापा गांव से जो इतना सामान भेजते हैं, वह सब भी तुम्हारी दोनों मामियां और उनके बच्चे हड़प जाते हैं, और सारे घर का काम भी सिर्फ तुमसे करवाते हैं। यह तो गलत है। तुम्हें अपनी मम्मी से बात करनी चाहिए और सब कुछ उन्हें सच सच बता देना चाहिए। रानी ने रेखा को समझाने की बहुत कोशिश की। रेखा चुप रही। तभी मैम क्लास में आ गई तो दोनों उनकी तरफ ध्यान देने लगी। रेखा को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके गांव में सिर्फ इंटरमीडिएट तक ही कॉलेज था। आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी जाना जरूरी था, जो गांव से दूर शहर में था। रेखा के पापा थोड़े सख्त मिजाज के आदमी थे। जब रेखा ने आगे पढ़ाई करने की परमिशन मांगी तो पहले उसके पापा ने साफ मना कर दिया था, पर उसकी मम्मी ने जब उसे मनाने की कोशिश की तो उनका कहना था कि अगर यह अपने मामा के घर जाकर रह सकती है तभी आगे पढ़ पाएगी, वरना मैं इसे किसी हॉस्टल में नहीं भेजूंगा। इस शर्त पर उसकी मम्मी ने उससे बात की तो रेखा ने तुरंत हाँ कर दी। रेखा के पापा खुद उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने आए थे। वह हर महीने अच्छा खासा पैसा और जरूरत के सारे सामान देकर जाते थे, जिसे रेखा की मामियां संभालने के बहाने ले लेती थी, और फिर रेखा को दोबारा कोई पैसा नहीं मिलता था। रेखा की मम्मी इन सब बातों से बेखबर थी। जब वह फोन पर रेखा से बात करती थी तो रेखा उन्हें तसल्ली दे देती थी, लेकिन मामा मामी के घर आते ही रेखा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। पहले दिन उसने जो खाना बनाया तो सभी ने उसकी बहुत तारीफ की, जिससे रेखा भी बहुत खुश हो गई। लेकिन बस इसके बाद उसकी मामी ने खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ रेखा पर डाल दी। अरे भाई रेखा, अब तुम 3 साल के लिए यहाँ रहने आई हो, तुम भी इस घर की अब मेंबर हो तो कुछ जिम्मेदारियां तुम पर भी तो हो। इसलिए आज से तुम इस घर में तीनों वक्त का खाना तुम ही बनाओगी। बड़ी मामी का यह शब्द सुनकर रेखा हमें सिर हिलाने के अलावा और कुछ ना कर पाई। घर में 2 मामियां थी। पहली मामी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा राघव, जिसका उसने सिर्फ नाम सुन रखा था, वह बाहर रहता था और कोई बिजनेस करता था। उसके बाद था जय और फिर सिया।
छोटी मामी की 2 बेटियां थी, जया और मीरा। इन सब लड़कियों को तो जैसे काम करने के लिए एक नौकरानी मिल गई थी। जिसको जो काम होता वह सब रेखा के पास ही आते। रेखा सबसे छोटी और मासूम थी और रेखा किसी भी काम के लिए उन्हें मना नहीं कर पाती थी, इसलिए सभी उस पर हुक्म चलाती थी और वह खुद किसी काम को हाथ तक नहीं लगती थी। वहीं उसकी दोनों मामियों को भी हर छोटे बड़े काम में रेखा का मदद लेना याद ही आ जाता था। यूनिवर्सिटी से घर आते ही रेखा कपड़े बदलकर किचन में आई, दोपहर का खाना बनाने के लिए। लगातार आग के सामने खड़े होने के कारण उसका चेहरा लाल पड़ रहा था, लेकिन उसे खुद की अपनी चिंता कहाँ थी। खाना बनाकर उसने टेबल पर रखा और सबको बुलाया। दोनों मामा जी भी घर पर आ चुके थे। वे तीनों वक्त का खाना एक साथ मिलकर ही खाते थे। कल राघव इंग्लैंड से वापस आ रहा है, बड़े मामा ने खाना खत्म करते हुए कहा। यह सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे ज्यादा खुश तीनों लड़कियां थी। क्या मेरा बच्चा आ रहा है? बस इस बात ने वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे पर खुशियां भर दी। जबकि रेखा सुकून से बैठी अपना खाना खा रही थी। खाना खाते ही सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए थे। राघव कल सुबह आ रहा था और उसके पास समय बहुत कम था। दोनों मामा और दोनों कजिन तो कम पर जा चुके थे, जबकि सभी औरतों को अपनी अपनी ही पड़ी थी। पूरे खानदान में खबर फैल चुकी थी। सारी लड़कियों में हलचल मची हुई थी। किसी ने पार्लर के चक्कर लगाने शुरू किया तो कोई अंग्रेजी सीखने के लिए डिक्शनरी खोल रहा था। आखिरकार वह खानदान का सबसे हैंडसम और डेशिंग हीरो था, जो शादी करने इंग्लैंड से इंडिया आ रहा था। शहर में ही रह रही उसकी बुआ भी अपनी दोनों बेटियों किरण और नेहा को लेकर आ गई थी, और राघव की बुआ भी अपनी दोनों बेटियों को लेकर पहुंच चुकी थी। सारी लड़कियां तो पार्लर के लिए निकल गई और इस तरह रेखा पर तो मुसीबत ही आ गई थी। दोनों मामियां और यहां तक कि उसकी अपनी सगी बुआ भी उसी से काम करा रही थी। असल बात यह थी कि वह सब उसकी कुदरती खूबसूरती से जली कटी थी। उन्हें डर था कि कहीं राघव पहली नजर में ही उसका दीवाना ना हो जाए, इसलिए वे उन्हें जितना हो सके काम में उलझाए रखना चाहती थी। उस वक्त भी उसे राघव का कमरा साफ करने में लगवाया गया था। बड़ी मामी तो उसके सिर पर खड़ी होकर उसे एक एक चीज साफ करने को कह रही थी और वह चुपचाप करती जा रही थी। परसों उसका एक जरूरी टेस्ट था, लेकिन तैयारी करने के बजाय उसे यहाँ सारे काम करवाने में लगा दिया था। बड़ी मामी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कल कॉलेज की छुट्टी ले लेना और सुबह उठते ही राघव के लिए तरह तरह के पकवान बनाने शुरू कर देना। राघव की फ्लाइट आ चुकी थी और वह सुबह 7 बजे पहुंचने वाला था, इसलिए उसका छुट्टी लेना और घर के कामों में हाथ बंटाना जरूरी कर दिया गया था। अगले दिन राघव के घर आते ही सच में पूरे परिवार में रौनक छा गई थी। राघव सबसे पहले बड़ों से मुलाकात की। सारी लड़कियां सलीके से लाइन बनाकर खड़ी थी। जब वह सबसे मिल चुका तो सिया दौड़कर उसके गले लग गई। जाहिर है वह उसका भाई था और सिया इतराते हुए बाकी सबको जलाने के लिए उसके गले लगी थी। उसकी इस हरकत पर बाकी लड़कियां मन ही मन जल बुन गई। बाकी सबसे सलाम दुआ के बाद बड़ी मामी तुरंत राघव को खाने के टेबल पर लेकर आ गई। टेबल पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान रखे हुए थे। राघव ने खाना खाते ही जमकर खाने की तारीफ की। वाह मॉम, खाना बहुत टेस्टी बना है, मुझे सच में बहुत पसंद आया। चाची ने फौरन जवाब दिया, यह सब इन बच्चियों की मेहनत है, खासकर जया की। राघव ने वहां खड़ी सभी लड़कियों पर एक नजर डाली। जया तो शर्म से सर झुका गई। राघव के मुंह से अचानक ही निकला, सच में? इन सब की सजावट को देखकर उन्हें नहीं लगा था कि खाना बनाना इनके बस की बात होगी। हाँ बेटा, इन्होंने ही बनाया है। इन सब की सजावट को देखकर उन्हें नहीं लगा था कि खाना बनाना इनके बस की बात होगी। हाँ बेटा, इन्होंने ही बनाया है, उसकी मम्मी सपोर्ट करते हुए बोली। तो राघव ने सर झटकते हुए खाना खाना शुरू कर दिया। किचन के दरवाजे पर खड़ी रेखा का दिल इस बात से टूट गया था। उसकी सुबह से शुरू हुई एक पैर पर खड़ी होकर की मेहनत को किसी और का नाम दे दिया गया था। जब वह खाना बना रही थी तब तो किसी ने किचन में झांक कर नहीं देखा था। बड़ी मामी ने उसे बाहर आने से मना कर दिया था, इसलिए वह वही किचन में प्लेट में खाना निकालकर जमीन पर बैठकर अपनी भूख मिटाने लगी। मजेदार खाने का लुफ्त उठाने के बाद राघव हाथ धोने के लिए किचन में आया। वह अपने ही धुन में आगे बढ़ रहा था। तब उसकी नजर जमीन पर बैठी चावल की प्लेट लिए उस मासूम और खूबसूरत लड़की रेखा पर पड़ी। राघव वहीं पर रुक गया और हैरानी भरी नजरों से देखने लगा। रेखा जो निवाला बनाकर अपने हाथों से मुंह तक ले जा रही थी, उसने जमीन पर पालथी मारकर बैठे बैठे ही अपनी नजर ऊपर उठाई। सामने खड़े राघव को देखकर वह पलके झपकाना भूल गई। उसका निवाला बीच में ही रह गया था। वह दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाकर देख रहे थे। तभी बड़ी मामी की आवाज कानों में पड़ी, राघव बेटा, तुम उधर क्या कर रहे हो?
इधर आओ। उसकी मम्मी ने उसे अपनी तरफ बुलाया। वह किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, इसलिए जमीन पर बैठी रेखा को वह नहीं देख पाई। रेखा ने मन ही मन शुक्र अदा किया कि बड़ी मामी ने उसे नहीं देखा। वह जल्दी जल्दी अपना बचा हुआ खाना खत्म करने लगी। उधर राघव जी मॉम कहकर वॉश बेसिन में हाथ धोकर लिविंग रूम में आ गया। सब लोग वहां बैठकर बातें कर रहे थे। तभी चाय का दौर शुरू हुआ। रेखा सबके लिए चाय लेकर आई। मॉम, यह कौन है? इनसे तो आपने मिलवाया ही नहीं। राघव ने रेखा के हाथ से चाय का कप पकड़ते हुए गंभीर आवाज में कहा, बेटा, यह तुम्हारी बड़ी बुआ की छोटी बेटी है, यही हमारे पास रहकर पढ़ रही है। राघव की मम्मी ने यह बताते हुए कहा और तुरंत राघव का ध्यान दूसरी बातों में लगा दिया। दूसरी तरफ वहां मौजूद सभी लड़कियां राघव को अपनी अदाएं दिखाकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राघव की नजर बार बार रेखा पर ही जाकर टिक रही थी। कुछ देर बाद राघव आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया और घर के सारे मर्द अपने अपने काम के लिए चले गए। राघव की बुआ की जो बेटियां आई हुई थी वह एक साथ बैठकर राघव को अपनी तरफ खींचने की नए नए तरीके सोचने लगी। तभी बड़ी मामी ने रेखा को गुस्से भरी नजरों से घूरा। उन्होंने घर के पीछे हिस्से में एक वॉशिंग मशीन लगाकर खड़ी नौकरानी के साथ रेखा को एक हफ्ते का कपड़ा धोने का काम सौंप दिया। देखो भाई, अब जब तुमने छुट्टी ली ही है तो हमारे कुछ काम भी आ जाओ। राघव की मम्मी ने रेखा से यह कहते हुए वहां से चली गई। कड़ाके की सर्दी का मौसम था। वह सुबह 1 बजे से कपड़े धो रही थी और अब शाम के 5 बज चुके थे। उसके आधे से ज्यादा कपड़ा गीले हो चुके थे। शाम का अंधेरा अब हर तरफ फैल रहा था और मौसम में तेज ठंडक बढ़ रही थी। छोटी मामी तो नौकरानी को भी साथ ले गई थी। उस सुनी जगह पर वह अकेले कपड़े निचोड़कर तार पर डाल रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। इससे पहले कि वह चीखती, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे दीवार से सटा लिया। यह सब काम तुम क्यों कर रही हो? उसके मुंह पर हाथ रखते हुए राघव ने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा। रेखा का दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी मर्द को अपने इतने नजदीक पहली बार देखकर वह डर से कांप उठी। राघव बोला, जवाब दो रेखा। राघव ने रेखा के कान को छूते हुए बात की, जिससे रेखा और ज्यादा डर से कांपने लगी। राघव जहां से आया था यह सब वहां नॉर्मल था, लेकिन रेखा की तो जान ही निकल रही थी। मुंह पर राघव का हाथ होने की वजह से वह दबी दबी चिल्लाई, ओह सॉरी। राघव ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह से हटाया और तेजी से बोला। वह रेखा को देखने लगा, जो अपनी रुकी हुई सांस को ठीक करने के लिए अपने गले पर हाथ रखकर तेज तेज सांस ले रही थी। राघव ने दिलचस्पी से यह नजारा देखा। ठंडी हवा चल रही थी। दिन भर पानी में भीगी रहने के कारण और जबरदस्त ठंड चलने के कारण रेखा और जोर जोर से कांपने लगी। राघव ने कहा, रेखा चलो यहाँ से, यहाँ कितनी ठंड है और तुम ऐसे ही खड़ी हो यहाँ, तुम बीमार पड़ जाओगी। राघव ने उसका हाथ पकड़ा और खींचने लगा। नहीं, मुझे कपड़े धोने हैं। रेखा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कांपती आवाज में कहा। उसकी नजर टब की ओर पड़ी, जहां अभी भी कपड़ों का ढेर पड़ा था। अरे छोड़ो, यह तो नौकरानी भी कर सकती है, चलो। राघव उसे खींचता हुआ लिविंग रूम में ले आया। रेखा वहां शर्मिंदा सी खड़ी थी, जबकि वहां घर की सभी औरतें और मर्द मौजूद थे। राघव बेटा, आप इसको क्यों ले आए? यह काम कर रही थी। छोटी चाची ने राघव की तरफ देखते हुए नरमी भरी आवाज में कहा। राघव ने कहा, चाची वो काम तो नौकरानी की है, फिर उस काम को रेखा क्यों कर रही है? राघव ने सबकी तरफ देखते हुए गंभीरता से पूछा। बेटा, रेखा तो अपनी मर्जी से करती है यह सब काम। चाची ने यह कहते हुए तुरंत बात को संभाल ली। राघव आप चलो, मैं आपको अपने परफ्यूम की कलेक्शन दिखाती हूँ। जया उसके पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ती बोली, या श्योर, वाई नॉट। राघव मुस्कुराते हुए खुशी से बोला। जया सबको आंखें दिखाकर राघव को अपने साथ ले गई। बड़ी मामी ने राहत की सांस ली। उन्होंने रेखा को कड़ी नजरों से घूरा। रेखा तेजी से अपने कमरे में चली गई। मामी ने सोचा इससे तो बाद में निपटूंगी, और फिर खाना बनाने का काम पूरा करने के लिए नौकरानी को आवाज दी। उधर जया, यह कैसा है? कहते हुए राघव के पास बैठी। राघव ने उसके हाथ से परफ्यूम लिया और सूंघ कर बोला, वेरी नाइस। कहकर उसने परफ्यूम अपने एक साइड छिड़का। आउच, वह खड़ी हुई और राघव के ऊपर गिरते हुए बोली। इससे पहले कि राघव उसे पीछे हटाता, उसने अपना पूरा वजन राघव पर डाल दिया। वह राघव के सीने पर गिरी हुई थी और ठहरी हुई नजरों से राघव की ओर देख रही थी। राघव को मजबूरन उसे थामने के लिए उसके चारों तरफ अपने हाथ रखने पड़े। तुम ठीक हो? राघव करवट बदलते हुए उसे बेड पर डालते हुए बोला। जी, मैं ठीक हूं।
उसका कॉलर पकड़ते हुए हकलाती हुई बोली। राघव ने उठना चाहा था, पर जया ने उस पर से अपनी पकड़ खत्म नहीं की, उल्टा और उसे अपने ज्यादा करीब खींच ली। इतना करीब कि राघव की सांसें उसके चेहरे को छूने लगी थी। राघव हैरानी से उसका चेहरा देखने लगा, जो खुद को ऊपर उठाकर कोई बड़ी हरकत करने की कोशिश में थी। इतने में ही दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव ने अपने हाथ एक ही झटके में छुड़वाया और उसके ऊपर से उठा। जया ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां रेखा को छोड़कर सभी लड़कियां कमरे में दाखिल हो रही थी। वे सब बारी बारी राघव से अच्छे से अपना परिचय करवा रही थी। राघव ने वहां उस लड़की को ढूंढना चाहा, जो उसे नहीं दिख रही थी। वैसे रेखा आप लोगों के साथ नहीं आई? राघव ने उन सब की तरफ देखते हुए सवाल किया। वो राघव भाई, रेखा सबके लिए खाना लगाने में उन सब की मदद कर रही है, राघव की बहन सिया ने लापरवाही से बताया। राघव बोला, ओ नाइस, रेखा को खाना बनाना आता है। आप सब भी तो खाना बना लेती हो, तो आप सबको भी मदद करनी चाहिए। जी हम बस जा ही रहे थे, जया ने शर्माते हुए कहा। इतने में राघव वहां से बाहर निकल गया। वाह वाह, लगता है राघव भाई के साथ सेटिंग हो गई है तुम्हारी, किरण ने जले कटे अंदाज में कहा। तो जया इतराई। हाँ बिल्कुल, पीछे हटो, मुझे राघव के लिए खाना लगाना है। जया यह कहते हुए वहां से निकल गई, तो वह सब भी उसके पीछे चली आई, क्योंकि वे सब भी राघव को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका छोड़ता नहीं चाहती थी। राघव को डाइनिंग टेबल पर भी रेखा कहीं नजर नहीं आई थी, ना ही वह सुबह दिखाई दी थी। बड़ी मामी ने शक्ति से रेखा को राघव के सामने आने से मना कर दिया था। रेखा सारा दिन कॉलेज में गुजारती थी और शाम को वापस आती थी। राघव को भी उसके पापा अपने साथ बाहर ले जाते थे, पर राघव 1 घंटे में घर वापस आ जाता था। उसका इंग्लैंड में अपना एक बिजनेस था, जिसका एक ब्रांच उसे यहाँ इंडिया में खोलना था। इसी काम के लिए वह इंग्लैंड से इंडिया आया था। जया राघव का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हर पल उसके आगे पीछे घूमती रहती। आज भी वह राघव के साथ जाकर शॉपिंग करके आई थी। अब आकर वह रेखा को अपनी सारी चीजें दिख रही थी, और रेखा हर चीज की दिल से तारीफ कर रही थी। जया वहां से चली गई तो रेखा बैठकर अपनी कल होने वाली टेस्ट की तैयारी कर रही थी। थोड़ी देर बाद रेखा को लगा जैसे कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया हो। रेखा ने जब पुस्तक से नजरें उठाकर देखा तो सामने राघव अपने पैरों को क्रॉस किए दीवार पर टिके खड़ा उसी की ओर देख रहा था। रेखा हड़बड़ाते हुए कुर्सी से खड़ी हो गई। आप? वह हैरानी से बोली। इस हड़बड़ी में वह यह भी भूल गई थी कि वह राघव के सामने बिना दुपट्टे के खड़ी है। मैं, राघव ने आंख झपकते हुए कहा। रेखा ने कहा, आपको कुछ चाहिए? उसने गंभीरता से पूछते हुए आंख झुका ली और अपना दुपट्टा ठीक करना चाहा। तभी उसे याद आया दुपट्टा तो उसने लगाया ही नहीं, और दुपट्टा तो बेड पर पड़ा है। वह बिना राघव की तरफ देखे तेजी से बेड की तरफ भागी। वहां से दुपट्टा उठाकर अपने ऊपर अच्छी तरह ओढ़ लिया। राघव ने बड़े ही दिलचस्पी से उसका यह बर्ताव देखा था। राघव की जिंदगी में जितनी भी लड़कियां आई थी, उन्होंने सिर्फ उसे लुभाने की ही कोशिश की थी। यह पहली लड़की थी जो अपने आप को मेरे सामने ढक रही थी। वह चलता हुआ उसके करीब आकर रुका। तुम बहुत प्यारी हो, उसके गालों पर होंठ रखकर वह कहकर पीछे हटा। रेखा की थोड़ी उसके सीने से लग गई थी। शर्म से उसका सिर उठाना मुश्किल हो गया था। तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है? राघव ने थोड़ी देर पहले उसे लगातार किताबों पर झुके हुए याद करते हुए पूछा। जी, रेखा दबी आवाज में बोली। राघव बोला, तो तुम्हें मेरे साथ इंग्लैंड चलना चाहिए। मैं वहां तुम्हारा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दूंगा, राघव ने गंभीरता से कहा। रेखा बेचैन होकर उससे पीछे हटकर खड़ी हो गई। अभी तो वह उससे दूर रहती थी, अभी वह मामी की सख्त नजरों के घेरे में थी। अगर वह इसके साथ चली जाती तो क्या होता? यह सोचते हुए उसने कहा, नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं? राघव ने उसे घूर कर देखा। नहीं, मेरे पापा मुझे परमिशन नहीं देंगे, रेखा ने झट से बहाना बनाया। राघव ने बात बदलते हुए कहा, क्या पढ़ रही थी? वह मेरा कल टेस्ट है, वही याद कर रही थी, रेखा ने सादगीपूर्ण ढंग से जवाब दिया। वह उसे अपने पास बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी और उसे जाने का भी नहीं कह पा रही थी। राघव ने पूछा, छुट्टी कितने बजे होगी? तो वह हैरानी से उसे मुंह खोले देखती रह गई। राघव ने उसकी आंखों के सामने छुट्टियां बजाई। रेखा ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, 1 बजे। राघव ने हाँ में सिर हिलाया और उसके कमरे से निकल आया। उसके जाने के बाद रेखा ने चैन की सांस ली और पढ़ने के लिए स्टडी टेबल पर बैठ गई। राघव का स्पर्श उसे अभी तक अपनी गालों पर महसूस हो रहा था, जिसको अपने गाल पर हाथ रख महसूस कर शर्मा रही थी। अगली सुबह वह जल्दी नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल गई थी।
उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वह समय पर कॉलेज आई थी। रानी और रेखा दोनों आपस में बातें करते करते बाहर आई थी। तभी सामने एक बड़ी सी कार में टिके खड़े एक हैंडसम से लड़के को देखते ही रानी का दिल उछलकर गले में आ गया था। अरे रेखा, वह देख, कितना हैंडसम लड़का है। रानी ने उछलते हुए रेखा का ध्यान उस तरफ खींचा था और जब रेखा ने उधर देखा तो उसकी नजरें वहां से हटने को तैयार नहीं थी। सामने राघव ने सफेद शर्ट पर नीली जैकेट पहनी थी, साथ में नीली जीन्स और पैरों में सफेद सूज थे और आंखों पर स्टाइलिश ब्लैक ग्लासेस लगाए वह आसपास के माहौल से बेखबर अपने कार से टिके खड़ा अपना मोबाइल देख रहा था। कुछ फलों के लिए तो रेखा भी उसे देखकर देखती रह गई। राघव भाई, रानी के बुलाने पर रेखा हड़बड़ाकर होश में आई और बोली। रानी ने पूछा, क्या सच में जानती हो तुम इसको? रेखा ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे कजन है। रानी ने कहा, अरे पागल लड़की, फिर यहाँ खड़ी होकर तुम क्या कर रही हो? वह तुम्हें ही लेने आए होगे, रानी ने उसे धक्का देते हुए कहा। तब तक राघव भी उनकी तरफ देख चुका था और उसने रेखा को अपनी तरफ आने का इशारा किया। आओ भी अब। रानी ने उसे वहीं खड़े हुए देखकर प्यार से चुटकी काटते हुए कहा तो रेखा तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। राघव ने उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला तो रेखा झिझकते हुए अंदर बैठ गई। राघव घूमकर दूसरी तरफ से आया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राघव ने कार स्टार्ट किया और तेजी से रोड पर डाल दिया। रेखा कुछ देर तो खामोश रही, फिर आखिरकार उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोली, आप क्यों आए? तुम्हें लेने आया था, राघव ने जवाब दिया और अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगा लिया था। दोनों के बीच कुछ देर के लिए गहरी खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद जब रेखा को लगा कि वह लोग घर की तरफ नहीं जा रहे हैं, उसने हैरानी से रास्ता देखा और जब राघव ने मोड़ काटा तो रेखा का शक यकीन में बदल गया। यह रास्ता तो घर की तरफ नहीं जाता। वह राघव से पूछे बिना नहीं रह पाई। मोहित ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। वह झटके से उसके कंधे से जा लगी। मैं फूफो से मिलने जा रहा था, मैंने सोचा तुम्हें भी ले चलूं ताकि तुम भी अपने मम्मी पापा से मिल लो। राघव ने एक नजर अपने कंधे से लगी शर्म से लाल पड़ रही रेखा पर डाली और मुस्कुराकर बोला। रेखा हैरानी से उसे देखती रह गई। क्या तुम नहीं मिलना चाहती अपने मम्मी पापा से? मिलना है, वह नरम लहजे से बोलते हुए सीधे बैठ गई। दैट्स गुड, राघव ने उसका हाथ छोड़ दिया था। वह दोनों 2 घंटे के सफर के बाद रेखा के गांव पहुंचे। रेखा अपनी प्यारी नजरों से गांव को देख रही थी। वह 2 साल बाद यहां आई थी। जैसे ही वह घर के अंदर गई, उनकी मां को उनके आने की खबर पहले से ही थी। उन्होंने उन दोनों को ही कितनी देर अपने सीने से लगाए रखा। दोनों मां बेटी खूब रोई भी थी। राघव ने दोनों को चुप करवाया। राघव ने उन दोनों को चुप कराया। थोड़ी देर बाद रेखा के पापा भी बाहर से आ गए। वह भी दोनों से प्यार से मिले। रेखा की मां ने बहुत ही लजीज खाना तैयार किया था, जिसको खाने के बाद वह लोग अब आराम से चाय का मजा ले रहे थे। फूफा जी, रेखा पढ़ाई में बहुत तेज है, आप इसको परमिशन दे दें। मैं इंग्लैंड में इसका एडमिशन करा देता हूँ, या लड़की बहुत आगे तक जाएगी। राघव ने मौका देखते ही बात छेड़ी। रेखा डरते हुए अपनी मम्मी के पीछे छुप गई। नहीं, यह कहीं नहीं जाएगी, उन्होंने साफ इनकार करते हुए सिर हिलाया था। लेकिन क्यों नहीं जा सकती? राघव भी जिद पर उड़ गया था। उसके पापा बोले, मैं अपनी बेटी को विदेश अकेले नहीं भेज सकता। फूफा जी ने साफ और सख्त लहजे में जवाब दिया था। राघव बोला, मैं तो रहूंगा वहां इसके साथ। राघव ने भी गंभीरता से अपनी बात रखी। तुम होंगे पर तुम्हारे साथ उसकी शादी तो नहीं हुई है ना? मैं अपनी बेटी को नहीं भेज सकता। फूफा जी ने अपनी परेशानी उसके सामने रखी। मैं रेखा से शादी करने को तैयार हूँ, इसके बाद तो आप मुझे इसे ले जाने के लिए परमिशन देंगे। राघव ने एक ही झटके में वहां बैठे तीनों लोगों के सिरों पर जैसे बम गिरा दिया था। यह क्या कह रहे हो तुम? अगर शादी करनी ही है तो पहले अपने माता पिता को भेजो। यूं ही मुंह उठाकर कह दोगे तो क्या मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा? फूफा जी तो गुस्से से बेकाबू हो गए थे। फूफा जी, मैं परसों वापस जा रहा हूँ। मैं बस रेखा की पढ़ाई पूरी करवाना चाहता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। सिक्योरिटी के लिए मैं शादी करने को तैयार हूँ। बाकी जो शादी की रस्में वगैरह होगी वह सब जब रेखा की पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद की जाएगी। मैं अभी अपने पापा से आपकी बात करवा देता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि यह बात हम चारों और मेरे पापा के अलावा किसी और को मालूम हो। राघव ने सादगीपूर्ण ढंग से कहते हुए बात को समझाई थी। अब फूफा जी राघव की बातों को गंभीरता से सोचने लगे। तभी राघव मोबाइल उनके पास लेकर आया, जिस पर उसके पापा का कॉल था। थोड़ी ही देर में न जाने उन दोनों में क्या बात हुई कि फूफा जी ने अपनी सहमति जाहिर कर दी थी।
रेखा तो हैरान थी, जबकि रेखा की मम्मी रेखा के लिए बहुत खुश थी। वह उसे अंदर लेकर चली गई और उसके सिर पर लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ा दिया था। थोड़ी ही देर में वह शादी के लिए कोर्ट जा चुके थे और दोनों ने कोर्ट मैरिज शादी कर ली थी। अब दोनों शादी के बंधन में बढ़ चुके थे। रात में वह लोग वहीं रुके थे। बड़ी मामी को जब पता चला था कि राघव ने रेखा को लेकर गांव गया है, तो वह पानी बिना मछली तड़पती है उसी तरह इधर उधर तड़प रही थी। यही हाल जया और उसकी और दो बुआ अपनी बेटी को लेकर आई थी उनका था। वह लोग सुबह से उसके आने का इंतजार कर रही थी। अभी तक वो लोग शादी के बारे में नहीं जानती थी। अगर जान जाती तो न जाने क्या कहर बरसा होता। अगले दिन वह दोनों घर आए। सबको राघव के साथ देखकर रेखा तेजी से अपने कमरे में भाग आई थी। अपने गालों की लाली छुपाने के लिए उसने तकिया में चेहरा छुपा लिया था। उसे वापसी के सफर के नजारे याद आए थे, जब राघव ने रास्ते में चलती गाड़ी में ही उसे अपनी गोद में खींच लिया था। वह सारे रास्ते रेखा को अपने हाथों के स्पर्श से भीगोते आया था। अब तो राघव के पास लाइसेंस था, वह कुछ भी कर सकता था। रेखा उसे रोक भी नहीं पाई थी। राघव की शरारतों से वह उसी में छिपती, उससे पनाह लेने की कोशिश करती थी। शहर में दाखिल होते ही राघव ने उसकी जान छोड़ी थी। शहर से थोड़ा पीछे कार रोककर वह उसको पीछे की सीट पर बैठने बोला और खुद उसके ऊपर आकर उसकी सांसें रोक गया था। कितनी ही देर वह खुद को खुश कर रहा था। आखिरकार उस पर तरस खाकर वह पीछे हटा था। वही सब सोचकर रेखा बेड पर शर्माते हुए पड़ी हुई थी। जब दरवाजा बजा, नौकरानी ने आकर बताया कि उसे मामा जी नीचे बुला रहे हैं। वह जब नीचे गई तो मामा ने उसे प्यार से अपने पास बैठा लिया। राघव ने शायद उसके साथ जाने का सबको बता दिया था। दोनों मामियां और सब लड़कियां उसे घूर रही थी। बड़ी मामी ने कहा था कि वह जया और सिया को भी भेजना चाहती है, ताकि वह भी इंग्लैंड घूम ले, लेकिन उनके वीजा में टाइम लग गया था। वो दोनों कल नहीं जा सकती थी। उन दोनों की 2 दिन बाद की फ्लाइट थी। यह दिन भी गुजर गया। बड़े मामा, बड़ी मामी, जया और सिया राघव और रेखा को फ्लाइट तक छोड़ने आए थे। राघव इन सबके सामने तो काबू में रहा था, लेकिन उन सब के जाते ही वह रेखा को पकड़कर अपने बिल्कुल साथ चिपकाता हुआ फ्लाइट तक लेकर गया था। दोनों की सीट्स भी एक साथ थी। रेखा को यह सब सपनों जैसा लग रहा था। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया था कि वह यकीन नहीं कर पा रही थी। रेखा पहली बार अपनी लाइफ में किसी फ्लाइट में बैठी थी और उसका दिल डर और रोमांच के मारे बाहर आने को था। जब राघव ने अपनी बेबाक और शरारती बातों से उसे अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लिया, यहाँ भी वह रेखा को छेड़ने से बाज नहीं आया था और रेखा उसकी खुली बातों पर शर्म से लाल होती हुई आखिरकार सो गई थी। अब थका देने वाले सफर के बाद वह दोनों इंग्लैंड के जमीन पर पहुंचे। रेखा तो नींद में थी, लेकिन राघव ने उसे लैंडिंग से पहले उठा दिया था। हालांकि अब भी वह गहरी नींद में थी। कार में बैठते ही राघव ने ड्राइवर की मौजूदगी की जरा भी परवाह न करते हुए उसका सिर उठाया और धीरे से अपनी गोद में रख दिया, ताकि वह आराम से सो सके, क्योंकि वहां से उनके घर तक पहुंचने का सफर लगभग 1 घंटे का था। रेखा ड्राइवर को देखकर थोड़ा झिझक महसूस कर रही थी और राघव को घूर रही थी, पर राघव को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड में यह सब आम बात है। वह रेखा की तरफ देखते हुए गाना गुनगुनाने लगा। जब रेखा उठने लगी तो उसने उस पर और ज्यादा दबाव डाल दिया। रेखा को मजबूरन वैसा ही सोना पड़ा था। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को नर्म बिस्तर पर पाया। राघव उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लाकर सुला दिया था। रेखा की जब नींद खुली, उसने उठकर बैठते हुए चारों तरफ देखा और उसके दाएं तरफ राघव बिना शर्ट के आराम से सो रहा था। वह अचानक से चीखती हुई पीछे की तरफ हटी और उसकी चीख सुनकर राघव भी हड़बड़ाकर उठ गया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो रेखा? राघव ने परेशानी से उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा, तो वह शर्म से नजरें झुकाती हुई हाँ में सर हिला गई। राघव ने उसे खींचते हुए अपने नजदीक कर लिया। राघव, भूख लगी है? रेखा उसकी नजदीकी पर कांपते हुए बोली। मुझे भी, राघव धीरे से बोला और अपने होठों से उसके लबों को घेर लिया। इसी तरह झुकता हुआ उसने उसे बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। रेखा अपनी सांसें रोकने पर उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी थी। राघव मजे में मुस्कुराता हुआ उसकी इस मासूम शरारत को सहता, अपनी मनमर्जी करता हुआ उसके गालों और होठों को किस करने के कुछ देर बाद पीछे हटा। रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। ओहे मेरी गुड़िया रेखा, रो मत। राघव ने उसके आंसू अपने होठों से चूमते हुए धीरे से कहा। वह रोना भूलकर उसे एकटक देखने लगी। उसे इस तरह देखने पर राघव जोर से हंस पड़ा। रेखा शर्माते हुए अपनी नजरें फेर कर यहाँ वहां देखने लगी। जस्ट 5 मिनट्स, फिर हम नीचे चलते हैं। राघव ने उसके माथे पर चुनते हुए और पीछे हटकर वॉशरूम में चला गया।
रेखा उसका इंतजार करने लगी। उसके बाहर आते ही वह खुद भी फ्रेश हुई और फिर दोनों नीचे चले गए। राघव ने उसके लिए सैंडविच बनाए थे, जिनको उसने खा तो लिया, पर उसका मुंह बन गया। उसने उठकर किचन का जायजा लिया और राघव से जरूरी सामान लाने को कहा ताकि वो लोग रात को अपनी पसंद का खाना खा सके। राघव उसको वहीं छोड़कर सामान लेने चला गया। वापसी पर उसके हाथों में ढेर सारे शॉपर्स थे, जिनमें खाने का सारा सामान था। रात का खाना खाते ही राघव उसको अपनी गोद में उठाए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। राघव नहीं, रेखा ने रोकते हुए कहा। राघव बोला, रेखा मैं अपना वादा नहीं तोड़ता। मैं फूफा जी से वादा किया था और मैं उस पर कायम हूं। हाँ, मगर अब तुम मेरी पत्नी हो तो थोड़ी बहुत नजदीकी तो चलती है। तुम मेरे साथ मेरे रूम में ही रहोगी। उसको बेड पर पटकते हुए वह खुद उसके सिने पर खिसकता हुआ बोला। रेखा की जान हवा होने लगी थी जब राघव के हाथों की शरारतें और बढ़ने लगी थी। मत करो राघव, वह पूरी बेपसी के साथ गिड़गिड़ाई तो राघव हंस पड़ा। ओके स्वीटहार्ट, वह सीधा लेटता हुआ उसका सर अपने सीने पर रखता हुआ बोला। राघव, मुझे अलग रूम में ही रहना है, रेखा ने सिर उठाते हुए कहा। क्यों? राघव ने पूछा। वह जब जया और सिया आएंगी तो, रेखा ने परेशानी से कहा था। राघव बोला, रेखा तुम यहीं रहोगी, मैं कुछ नहीं जानता। उनको हैंडल करना तुम्हारा काम है। राघव उसे जबरदस्ती खुद में भींचते हुए बोला। पर मैं, रेखा कुछ और कहना चाह रही थी जब उसने उसे बीच में ही ठोक दिया। हाँ, तुम अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, तुम्हारा एडमिशन करवाने जाना है। राघव बंद आंखों के साथ ही यह कहता हुआ रिमोट से लाइट्स ऑफ कर गया। पूरे कमरे में गहरा अंधेरा छा गया था। रेखा अंधेरे से डरती हुई और ज्यादा उसके सीने से चिपक गई। राघव ने बंद आंखों के साथ ही उसकी यह हरकत महसूस की और उसे प्यार से खुद में खींच लिया। अब दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो गए। अगले दिन वे दोनों नाश्ता करके सुबह सुबह ही यूनिवर्सिटी के लिए निकल आए थे, जहां उसका एडमिशन भी हो गया था। इसके बाद राघव ने उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई थी। उसने उसे नया टैब, मोबाइल और मैकबुक तक लेकर दी थी। तरह तरह के कपड़े और मेकअप का सामान भी रेखा के मना करने के बावजूद भी उसने ले लिया था। सारा दिन घूमने के बाद थककर वे शाम को घर लौटे थे। राघव सारा सामान लिए अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उसकी एक जरूरी मीटिंग थी जिसे उसे अटेंड करना था। वहीं रेखा रात के खाने का इंतजाम करने किचन में पहुंच गई थी। जब वह नीचे आया तो रेखा दोनों का खाना लेकर उसके पास पहुंच गई थी। राघव ने मीटिंग अटेंड करने के साथ ही उसके हाथों से खाना भी खाया था। वह बार बार स्क्रीन ऑफ करके उसके चेहरे पर अपना स्पर्श छोड़ रहा था। वहीं रेखा की हालत शर्म के मारे बुरी हो रही थी। राघव के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। अगले दिन राघव जया और सिया को सुबह सुबह एयरपोर्ट लेने जा चुका था। उसके जाने के बाद रेखा ने उन सब के लिए नाश्ता तैयार किया और ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी चली गई। यह राघव ही बोल कर गया था, जिस पर रेखा अमल कर रही थी, वरना रेखा को ऐसे अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन राघव के गुस्से से कहने पर वह मान गई थी। अरे, रेखा कहाँ है? जया और सिया ने हैरानी से चारों तरफ देखते हुए सारे घर का जायजा लेते हुए कहा। रेखा यूनिवर्सिटी गई है, राघव ने बेपरवाही से जवाब दिया। कमाल है, घर में मेहमान आ रहे थे और वह मुंह उठाकर यूनिवर्सिटी चली गई। जया ने अपनी तरफ से राघव के सामने रेखा की बुराई की थी। घर मेरा है और रेखा भी यहाँ मेहमान ही है। राघव उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी गुस्सा से बोला। हाँ, लेकिन फिर भी जया ने कुछ और कहना चाहा था। एनीवे, वह रूम है तुम दोनों का, फ्रेश होकर नाश्ता कर लेना। रेखा ने तुम दोनों के लिए नाश्ता बना कर गई है। मेरी मीटिंग है, मुझे जाना है। राघव ने उसकी बात बीच में ही काटकर उन्हें गंभीरता से जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सिया तो अपनी हंसी दबाती हुई कमरे की तरह भागी थी। वहीं जया भी जलते भुनते उसके पीछे होली। रेखा जब यूनिवर्सिटी से वापस आई तो ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई नहीं है। वह सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने और राघव के कमरे में आई। तभी उसका मोबाइल बज उठा। राघव का कॉल था, जिसका कहना था कि वे तीनों रात में तैयार रहे, वह उन्हें बाहर लेकर जाएगा। इसके बाद छेड़ने के लिए उसने बेबाक बातें की तो रेखा ने शर्मिंदा होकर कॉल काट दिया। वह नीचे लॉन्च में आई तो ठीक उसी वक्त वह दोनों भी अपने रूम से बाहर निकल आई। भाई, रेखा तो यहाँ आकर बदल ही गई है, सिया ने उसकी बदली हुई ड्रेसिंग देखते हुए कहा तो वह झेंप गई। आप लोग क्या खाएंगी? रेखा ने माहौल हल्का करने के लिए बात बदली। कुछ नहीं, जया ने मुंह बनाकर कहा। रेखा भी एक लंबी सांस लेती हुई वहीं बैठ गई। रेखा ने उन दोनों को बताया कि राघव का कॉल आया था। उन्होंने हमें तैयार होने को कहा है, हमें बाहर लेकर जाएंगे। रेखा ने यह बात जब उन्हें बताई तो जया
उन्हें आंखें फाड़ कर देखने लगी। तुम उसे राघव क्यों कह रही हो? भाई कहो। और तुम्हें क्यों कॉल किया उसने? जया गुस्से से आग बबूला होकर उसे घूर कर बोली थी। रेखा बुरी तरह घबराती हुई जवाब ढूंढने लगी। तभी ठीक उसी वक्त राघव ने लॉन्च में कदम रखे। रेखा, एक गिलास पानी। जी। रेखा तेजी से उठी और राहत की सांस लेती हुई वहां से किचन में चली गई। यह आपके भाई क्यों नहीं बोल रही, राघव? जया ने गुस्से पर काबू न पाते हुए राघव से ही पूछ लिया। वह मुझे जो भी बोले, यह तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तुम बताओ, तुम भाई क्यों नहीं बोलती? राघव ने पहले उसे ही सीधा करने का इरादा कर लिया। इतने में ही रेखा पानी लेकर आई। राघव पानी का गिलास उठाकर पीने लगा। मैंने तुम्हें कॉल किया था, सब लोग तैयार रहना। राघव ने गिलास ट्रे पर रखते हुए पूछा। जी, वह मैंने बता दिया था, रेखा ने सादगी से जवाब दिया। आप सिया को भी कॉल कर सकते थे, राघव। जया फिर से बाज नहीं आई। सिया के पास यहाँ का सिम है। राघव ने आंखें छोटी करते उसे देखा। वह समझ रहा था कि जया क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह भी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। थोड़ी देर बाद वे लोग साथ घूमने के लिए निकल चुके थे। सिया और रेखा तो शौक से नजारे देख रही थी, जबकि जया जली भुनी बैठी थी। सिया जया के साथ आगे बढ़ी तो राघव रेखा को खींचते हुए एक खंभे के पीछे ले गया। राघव, क्या कर रहे हैं आप? रेखा उसको अपनी गर्दन पर झुकता देखकर पीछे हटने की कोशिश करती हुई कांपती आवाज में बोली। राघव बोला, प्यार कर रहा हूं अपनी बीवी से। राघव ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा। राघव, यहाँ सब है। उसकी नजरें अपने होठों पर देखते हुए वह घबराते लहजे में बोली। डोंट वरी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राघव बेपरवाही से कहता हुआ उस पर झुक गया था। वह पीछे हटा तो रेखा तेजी से बाहर निकलकर वहां से गायब होना चाहती थी। जब सामने ही उसे जया और सिया वापस आती नजर आई, वह अपने गालों की लाली कम करने की कोशिश करती हुई उनकी तरफ भागी। कहाँ थी तुम? हम लोग ढूंढ रहे थे। जया ने उसका बाजू पकड़कर झिंझोड़ा। वो मैं। रेखा तो हड़बड़ा गई थी। अरे, तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर नहीं जाना। राघव आया तो उसकी जान बची। शहर घूमकर वे लोग रात के 1 बजे घर पहुंचे थे। रेखा का कमरे में पहुंचना भी मुश्किल साबित हुआ था, क्योंकि जया और सिया लाउंज में ही बैठ चुकी थी। वह भी मजबूरन उनके पास बैठी रही। उनके जाते ही वह कमरे में गई थी। वहां जाते ही राघव ने उसे दबोच लिया। राघव की शरारतों को वह बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती। जाने कब उसकी आंख लगी थी। उधर जया ने बड़ी मामी को फौरन कॉल किया था। उसे रेखा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। बुआ, मुझे वह लड़की ठीक नहीं लग रही। आप बस यहाँ आ जाओ और राघव से मेरे बारे में बात करो। जया ने अपनी आवाज को रोनी करते हुए कहा था। ठीक है, हम सब आते हैं। अब तुम दोनों की शादी करवा कर ही वापस आएंगे। उसकी बुआ ने तुरंत हाँ कर दी थी। जल्दी आ जाओ आप सब, कहकर उसने फोन बंद कर दिया था। उसने सिया को अंगूठा दिखाया और काम हो जाने का इशारा किया, तो सिया ने भी वही दोहराया। ठीक 1 सप्ताह बाद सब लोग वहां पहुंच चुके थे। रेखा दोनों मामियों के कड़ी निगरानी के घेरे में बड़ी बड़ी सबको पानी का गिलास थमा रही थी। रानी टांग पर टांग चढ़ाई बैठी थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जीत लिया हो। अब सबको बस राघव का इंतजार था, जिसने अपनी जरूरी मीटिंग होने की वजह से ड्राइवर को उन्हें लेने के लिए भेजा था। राघव जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो सब लोग खुशी से उससे मिले थे। उसकी शानदार पर्सनालिटी के आगे अच्छे अच्छे का रसूख रौब नहीं चलता था। उसकी मम्मी ने उसे प्यार से अपने पास बैठा लिया। राघव बेटा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। राघव की मम्मी ने सीधे सीधे बात शुरू की। उनकी बात पर राघव ने हाँ में सिर हिलाया। वहां बैठे सब लोगों में खामोशी की लहर दौड़ गई थी। एक रेखा थी जिसकी नम आंखें लगातार उसी पर टिकी थी। राघव की मम्मी बोली, हम सब इसी सिलसिले में आए हैं कि अब तुम्हारा विवाह करके ही वापस जाएंगे। उसकी मम्मी ने दोबारा कहा तो राघव सादगी से उन्हें सुनने लगा। यकीनन उसकी मम्मी अपने पति को बात बताए बिना ही यहाँ आई थी, वरना वह उन्हें वहीं रोक देते। सही है मां, मैं तैयार हूं। राघव ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। उसकी मम्मी भी मुस्कुराई। देखो भाई, जया अपने घर की बच्ची है, शादी करके यही तुम्हारे साथ रह जाएगी। वैसे भी रेखा यहाँ है और एक जवान लड़की का यूं बिना किसी रिश्ते के रहना अच्छी बात नहीं है। राघव की मम्मी ने रेखा की तरफ इशारा करते हुए जया को देखा, जो उनकी बात पर शर्माने लगी थी। वही रेखा की आंखों की नमी और ज्यादा बढ़ गई। राघव बोला, मॉम, मैं अपनी शादी अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरी खुशियों में शामिल जरूर होगी।
राघव ने सादगी से कहा तो सब लोग ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। हाँ मेरे बेटे, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम जिससे चाहोगे मैं उसी से ही तुम्हारी शादी करवाऊंगी। उसकी मम्मी उसके माथे पर होंठ रखती हुई बोली। तो राघव मुस्कुराया। वहीं जया ने उसे हैरत से देखा। मॉम, मैं रेखा से शादी करना चाहता हूँ। अभी हम शादी करेंगे और विदाई रेखा की पढ़ाई पूरी होने के बाद करेंगे। राघव ने कहा तो सबकी सुनने की शक्ति विश्वासहीन हो गई। उसकी माँ ने उसे हैरानी से देखा। वहीं जया और उसकी मामी ने रेखा को गुस्से से घूरा। माँ, मुझे रेखा पसंद है, मैं इसी से ही शादी करना चाहता हूँ। राघव ने रेखा की तरफ देखते हुए दोबारा कहा। बड़े मामा ने फक्र से उसको देखा था। उसने रेखा पर कोई बात नहीं आने दी थी। हाँ हाँ बेटा, जैसा मेरा बेटा कहेगा। अगर रेखा तुम्हें पसंद है तो मुझे मंजूर है, उसकी मम्मी ने बड़ी मुश्किल से कहा था। राघव ने अपनी मम्मी के दोनों हाथ पकड़ते हुए प्यार से चुमे तो उसकी मम्मी मुस्कुराई। थोड़ी ही देर में राघव ने अपने सेक्रेटरी से कहकर पंडित साहब का इंतजाम करवा दिया था। वहीं राघव के कुछ दोस्त भी आ गए थे। एक बार फिर से उन दोनों का विवाह हुआ था। विवाह होते ही राघव की मम्मी ने उसे खड़ा करते हुए उसके माथे पर किस किया तो रेखा उसे हैरत से देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? मैं जल्लाद नहीं हूं। मेरे बेटे की बीवी हो तो तुम मुझे भी उस लिहाज से बहुत प्यारी हो, उसकी मम्मी ने उसकी हैरानी को देखते हुए कहा। तो वह शर्मा गई। जली भूनी जया भी वहीं खड़ी यह सब देख रही थी। जया के सारे मंसूबों पर पानी फेर गया था। राघव ने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा लॉक किया। उसी वक्त रेखा ड्राइंग रूम से बाहर निकल रही थी। राघव, आप यहाँ? रेखा ने चौंकते हुए कहा। जी मैं यहाँ। राघव ने उसके पास जाते हुए उसकी कमर के गिर्द अपने हाथ लपेट और उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया। कोई आ जाएगा, रेखा कांपती हुई आवाज में बोली। कोई नहीं आएगा। राघव ने बारी बारी उसके दोनों गालों पर किस किया था। रेखा घबराई हुई उसके दोनों कंधों को अपनी मुट्ठियों में दबोच गई। राघव उसे आराम से उठाए बेड पर ले आया। आई जस्ट लव यू, वह कहता हुआ उसके होठों पर झुका था। राघव बेबाकी से अपनी शरारतें करने लगे। रेखा ने पीछे हटते ही उसे नम आंखों से देखा था। रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं आया? राघव ने हैरानी से पूछा। ऐसी बात नहीं है, रेखा ने ना में सर हिलाया लाया था। तो कैसी बात है? राघव उसके गाल पर अंगूठा रगड़ते हुए बोला। वो रुखसती से पहले यह सब। रेखा शर्म से लाल पड़ती हुई बात बीच में ही छोड़ गई। राघव के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान फैल गई। डोंट वरी जान, आई नो माई लिमिट्स, राघव ने उसके माथे को चुमते हुए कहा। तो रेखा शर्माती हुई राघव के बाहों में पनाह ढूंढने लगी। आज दूसरी बार शादी हुई है, लेकिन गोल्डन नाइट दोनों टाइम की बाकी है। वक्त आने दो, अच्छे से वसूल लूंगा, राघव ने गहरी सांस भरते हुए उसके कान में कहा। रेखा शर्माती हुई राघव की बाहों में सिमट गई। राघव ने भी रेखा को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे के प्यार भरे स्पर्श का आनंद लेने लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद रेखा सोने चली गई। राघव कमरे से निकलकर बाहर आ गया। सब लोग एक सप्ताह रुककर वापस इंडिया जा चुके थे। राघव और रेखा अभी वही थे। राघव का रेखा को बीच बीच में छेड़छाड़ करना लगातार जारी था, लेकिन वह उसकी पढ़ाई पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा था। उसे हर तरह के सवाल जो उसकी समझ से बाहर होते वह खुद करवाता था। यह अलग बात है कि वह बाद में उसका मुआवजा वसूल लेता था। रेखा को भी राघव से सच्ची मोहब्बत होने लगी थी। 2 साल इस तरह कैसे गुजरे दोनों को ही पता नहीं चला। रेखा की पढ़ाई पूरी हुई तो राघव भी अपना बिजनेस वहां से वाइंड अप करने लगा था। आज वो दोनों वापस इंडिया जा रहे थे। राघव की मम्मी का कहना था कि वह अपने बच्चे को अपने सामने देखना चाहती है और उनकी शादी की सारी रस्में भी यहाँ उनके घर में ही होंगी, इसलिए वह रेखा की पढ़ाई खत्म होते ही वापस आ जाएंगे। राघव ने उसकी बात का मान रखा। इन 2 सालों में जया और मीरा की भी शादी हो गई थी। अब घर के सारे लोग घर के बड़े बेटे की शादी का इंतजार कर रहे थे। राघव और रेखा जैसे ही घर पहुंचे, अपनी मम्मी को देखते ही रेखा दौड़कर अपनी मम्मी के गले लगी थी। पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। सब लोग आपस में बात करने में बिजी थे। घर के सारे लोगों ने मिलकर राघव और रेखा की शादी की तारीख तय कर दी थी। राघव और रेखा की मेहंदी अलग अलग हुई थी, जिस पर राघव थोड़ा उदास था। राघव ने रेखा को अपनी मेहंदी की तस्वीरें भेजने को कहा था। आज बारात थी। वह दूल्हा बना अपनी दुल्हन को लेकर घर वापस आ चुका था। वह कमरे में जाने के लिए उठा तो उसकी बहन उसके सामने दौड़ते हुए आई और बोली, भाई मेरा गिफ्ट दे। उसने हथेली फैलाई तो राघव ने अपना वॉलेट उसकी हथेली पर रखा और कमरे में चला गया।
उसकी बहन अरे अरे करती रह गई क्योंकि वॉलेट खाली था। अंदर का माहौल बेहद रोमांटिक था। वह उसके बगल में बैठते हुए उसका घूंघट पीछे हटा गया। उसको दुल्हन के रूप में देखते ही राघव का दिल धड़क उठा क्योंकि रेखा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राघव की प्यास और तड़प और बढ़ गई। राघव रेखा के कानों में धीरे से बोला, आज तो तुम कयामत की खूबसूरत लग रही हो। राघव उसके लिए गिफ्ट में पेंडेंट लाया था। वह उसका दुपट्टा उतारकर पेंडेंट को उसके गले में पहना दिया। पेंडेंट पहनाते हुए उसने रेखा की कांपते होठों को देखा। रेखा आने वाले पल के बारे में सोच रही थी। उसकी हथेलियों में पसीना जमा हो चुका था। राघव बारी बारी उसके सारे गहने उतारता और किस करते जाता। रेखा धक धक करते दिल के साथ खामोश बैठी थी। धीरे धीरे राघव शर्म के सारे पर्दे गिराने लगा था। वही रेखा की जान हवा होने लगी थी। राघव ने उसे इजाजत मांगने वाली नजरों से देखा तो रेखा शर्माते हुए उसके गले लग गई। राघव ने उसके इस तरह इजाजत देने पर हल्का सा मुस्कुराता हुआ उसके माथे को चुमा। रेखा शर्म से लाल हो गई। राघव ने उसको कसकर खुद में खींच लिया था। चांद भी उनके इस खूबसूरत मिलन पर शर्माता हुआ बादलों में छुप गया था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगला अपडेट आपको सबसे पहले मिले।